अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, ग्रीन ज़मीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं नौशीन खुरम। नाज़रीन, ग्रीन ज़मीन में हम अक्सर बात करते रहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, बहुत सारे ममालिक इस तरफ का रुझान उस तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इंडिया को हम एक एग्जांपल के तौर पर भी देखते हैं कि जब रिसेंटली उनका शांति बिल आया और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, तो उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया गया, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे सवाल भी ज़ाहिर है जन्म लिए। लेकिन अभी हाल ही में सुनने में आ रहा है कि अडानी और रिलायंस जैसे ग्रुप्स जो हैं वो न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं और उनको कुछ इसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस हुई है। तो आज के एपिसोड में हम मुख्तार साहब से यही देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्ट करेगा न्यूक्लियर सेक्टर में तो उससे क्या मुज़म्मरात होंगे या उससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को, या ओवरऑल हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। तो उसके साथ ही हम सबसे पहले इसी के साथ वेलकम करते हैं मुख्तार साहब को। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। वालेकुम सलाम जी। मुख्तार साहब, आप बहुत बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से और अप्रिशिएट भी करते हैं कि ये ग्रीन और क्लीन एनर्जी के एक सोर्स है, और पीछे हमने शांति बिल के ऊपर बहुत डिटेल में बात की थी। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि अडानीज ग्रुप जो हैं दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन न्यूक्लियर सेक्टर। तो थोड़ा सा तो हमें पहले इसके ऊपर बताइएगा कि क्या इस वक्त जो मौजूदा स्टेटस है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, शांति बिल इन्होंने दिसंबर में पास किया है इंडिया में, और बहुत तेज़ी से पास किया है। आमतौर पे होता है ना कि हाउस में बिल पेश करते हैं, कमेटियों में जाता है, उस पर डिलिब्रेशन होती है, और फिर तो ये इन्होंने चंद दिनों में दोनों हाउसेस से पास करा के तो उसको प्रेसिडेंट से एसेंट भी मिल गई। अच्छा, क्यों इन्होंने जल्दी की है? उसमें एक चीज़ जो आमतौर पे जिसकी बात होती है वो ये है कि अमेरिकन प्रेशर था, चूँकि ट्रेड डील ज़ाहिर रुकी हुई थी, तो उस हवाले से जो बातचीत हो रही थी तो उसमें कई चीज़ें थी, जिसमें एक शायद ये भी था कि आप इस मार्केट को भी ओपन करें। और ये बात अमेरिका की तरफ से पहले भी आती रही थी, क्योंकि इंडिया ने उससे पहले एक कानून लेकर आए थे 2010 में, जब इनका वैसे अमेरिका के साथ एक पीसफुल न्यूक्लियर उस ट्रेड के हवाले से डील हुई थी। क्योंकि पहले तो आपको पता है पाबंदियाँ लगी हुई थी, जब इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो इन पर पाबंदियाँ लगी हुई थी। फिर अमेरिका के साथ इनका एक मुआहदा हो गया जिसमें पीसफुल जो न्यूक्लियर है उसके हवाले से इंडिया को एनेबल कर दिया गया कि आप मार्केट से ग्लोबल मार्केट में आप ऑपरेट कर सकते हैं, मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह आ सकती है, तो इस तरह की सहूलत दे दी गई थी। लेकिन उसी ज़माने में फिर इंडिया ने एक एक्ट पास किया, सिविल लायबिलिटी और न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का। अच्छा, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कोई ख़ास आई नहीं है, और क्योंकि उसमें लाइबिलिटी वगैरह की या डैमेजेस वगैरह की ऐसी प्रोविजंस थी कि वो जो सप्लायर्स थे ना अमेरिका वगैरह में, या वो कह रहे थे कि भाई अब हमने किया तो हमारी तो लाइबिलिटी बन जाएगी, कोई हादसा हो गया कुछ, तो वो उन्होंने फिर उसमें इन्वेस्ट किया नहीं है, तो इंडिया को उसका कोई ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं था। अब इन्होंने उसको रिमूव किया है और इसको चेंज करके जो शांति एक्ट लेकर आए हैं, तो इसमें जो पुराने दोनों एक्ट थे ना, एक तो ये 2010 वाला और एक इनका पुराना एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 वाला है, दोनों को मर्ज करके ये एक्ट बनाया है। तो इसमें एक तरह से इन्होंने निस्बतन आसान कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया, इंटरनेशनल फर्म्स को भी अलाउ कर दिया कि आप 49% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और वो जो सप्लायर्स के लिए डैमेजेस वगैरह का रिस्क था ना, वो उसको भी कुछ डाइल्यूट कर दिया। तो जल्दी क्यों की? जल्दी शायद चूँकि ये अमेरिका का मुतालबा तो काफ़ी अरसे से था, लेकिन अब चूँकि ट्रेड के मसले पर रुकावट बन गई हुई थी, अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं हो रही थी, 50% का टैरिफ लगा हुआ था, तो इन्होंने दिसंबर में जल्दी इसको कर दिया और बहुत तेज़ी से किया। तो उस पर यही क्या असर आई है कि ये क्यों किया इतनी जल्दी में? तो वही एक तो बात पुरानी चल रही थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चलाना चाह रहे थे, और अमेरिका की डिमांड भी थी, ज़ाहिर अमेरिका की फिर और डिमांड्स भी थी, तो वो पूरी करते हुए इनको टाइम लग गया। तो इनका मुआहदा फिर अभी आके हुआ है, जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो भी रिसेंटली आके हुआ है, लेकिन दिसंबर में ये हुआ। अच्छा, अब जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये है कि जो अडानी ग्रुप है, जो बहुत करीब है बीजेपी की हुकूमत के, मोदी साहब के भी बहुत करीब है, कि उन्होंने अब एक कोई जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है उसमें उनकी एक रेगुलेटरी फाइलिंग हुई है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने एक नई कंपनी रजिस्टर करवाई है। अडानी ग्रुप पहले ही इनका जो बिजली बनाने वाले इदारे हैं ना, जो कंपनियां हैं, उनमें वन ऑफ द बिगेस्ट है, ख़ास तौर पे ये जो थर्मल न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसमें सब वन ऑफ द बिगेस्ट इज़ अडानी ग्रुप। तो अब उनकी पहले ही एक कंपनी है जिसको अडानी पावर लिमिटेड कहते हैं, APL।
तो APL ने अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी रजिस्टर करवाई है जो एक्सक्लूसिवली वो उसको ओन करते हैं, और वो है अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड है वो एक तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि शांति बिल आ गया है, इंडस्ट्री के मेन इशूज एड्रेस हो गए हैं, हुकूमत ने भी एटॉमिक एनर्जी को प्रायोरिटी बनाया हुआ है, तो अब हम भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, मतलब एक कंपनी बन गई है जो स्टॉक एक्सचेंज में एक तरह से उसको नोटिफाई भी कर दिया गया है, APL ने कर दिया है, और अब ये कंपनी उस पर काम कर। अच्छा, ये पहली लेकिन नहीं है, इससे टाटा वगैरह या JSW ग्रुप है वो भी ऑलरेडी इसमें कुछ स्टेप्स ले चुके हैं। तो अब आप मूविंग फॉरवर्ड अब ये कह सकते हैं कि इंडिया शायद साउथ एशिया का पहला मुल्क होगा कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एक रोल प्ले कर रहा होगा इन न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन। पाकिस्तान में ज़ाहिर ये अलाउड नहीं है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ही ये काम कर रहा है। बांग्लादेश में भी कुछ इस पे काम हो रहा है, अभी वो कोई रशिया के साथ मिलकर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो वो भी ज़ाहिर स्टेट कंपनी है। लेकिन इंडिया में ये पहली दफ़ा होगा कि प्राइवेट कंपनीज कुछ ना कुछ इसमें रोल प्ले कर रही होंगी। अच्छा मुख्तार साहब, अगर माजी में हम देखें तो जाहिर है वहाँ पे भी स्टेट ओन्ड था सारे का पूरा न्यूक्लियर सेक्टर, जैसे बाकी साउथ एशियन रीजन में। अब जब ओपन किया है मार्केट को तो इसके साथ जाहिर है कुछ रिस्क भी होंगे, तो किस किस्म के रिस्क फेस करने पड़ेंगे कंपनीज को भी, प्राइवेट कंपनीज को भी, और स्टेट भी किन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रही होगी? देखिए, एक बात तो ये कि पहले फ़ायदे क्या होंगे। फ़ायदे तो ये होंगे कि इंडिया अभी जो न्यूक्लियर एनर्जी पैदा कर रहा है ना, वो उनकी टोटल डिमांड की कोई 3% है, और इंडिया चाहता है इसमें मैसिवली इजाफा हो। और इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ है वो 2047 तक का 100 गीगावाट का है, कि 2047 तक हमें 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर से पैदा करेंगे, और वो उस वक्त उनके एनर्जी मिक्स में कोई 10% के करीब होगा। ये ज़ाहिर एस्टिमेट्स हैं, जब 2047 तक पहुँचते हैं तो इसमें तब्दीली भी हो सकती है, एनर्जी नीड भी बढ़। तो उन्होंने ये सारा कैलकुलेट किया होगा ना कि जो हमारी नीड बढ़ेगी और ये 100 मेगावाट आएगा, तो जो बढ़ी हुई नीड होगी उसके कितने % ही होगा। लेकिन ज़ाहिर अगर इकॉनमी उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करती है या ये वाले टारगेट 100 गीगावाट वाला अचीव नहीं होता है, तो ये परसेंटेज फ़र्क भी हो सकती है। तो अगर ये टारगेट आपने अचीव करना है तो फिर ये कैसे होगा? अगर वो प्राइवेट सेक्टर को ना लेकर आते हैं तो फिर क्या होता? फिर ये होता कि नंबर 1, आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज ना कर सकते, फिर हुकूमत को इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हुकूमत अगर प्लांट लगाएगी सरकारी कंपनी, तो फिर हुकूमत ने अपने बजट से पैसे देने हैं ना। तो अब अगर आपने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया है तो प्राइवेट सेक्टर वो लेकर आएगा इन्वेस्टमेंट। चूँकि इन्होंने 49% उसमें FDI भी अलाउ की है, तो इसका मतलब है कि अगर ये टाटा वगैरह या JSW ग्रुप या अडानी इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है, मतलब अगर 51% ये लोकल कंपनी इन्वेस्ट करेंगी, 49 हो सकता है ये बाहर से लेकर आएँ, 49 या अप टू 49 जितना भी है, तो मैक्सिमम 49 अलाउड है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो एक्चुअली बर्डन शेयरिंग हो जाती है ना, तो गवर्नमेंट को अपने बजट से पैसे नहीं निकालने पड़ते। अच्छा, फिर ये है कि इस अमल में टेक्नोलॉजी भी आएगी, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी अगर 49 शेयर के लिए कोई अमेरिकी कंपनी भी आ जाती है, वो टेक्नोलॉजी भी लेकर आती है और वसाइल भी लेकर आती है, तो एक ये भी है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हुई, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी एक ग्लोबल मार्केट में अब रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथ वो पीसफुल न्यूक्लियर वाला एग्रीमेंट इनका हुआ है, और ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से भी वो उसकी अब रिस्ट्रिक्शन दूसरी तरह से नहीं है। तो टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स, और फिर मार्केट सेक्टर, उसमें प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट भी होता है। वही काम जो सरकारी कंपनी में फाइलें घूमती फिरती रहती हैं, रेड टेप होता है, तो उसमें बाज़ का आपको सालों लग जाते हैं, तो प्राइवेट कंपनियाँ तेज़ी से काम करती हैं। लेकिन इसके रिस्क भी हैं। रिस्क्स ये हैं कि नंबर 1 तो प्राइवेट का मतलब बहुत ही सेंसिटिव एरिया हो गया ना। एग्जैक्टली, मतलब सेम टेक्नोलॉजी है ना, जिससे वेपन भी बनता है और जिससे न्यूक्लियर एनर्जी भी बनती है, फिजाइल मटेरियल यूज़ होने, मतलब तो उसकी सारी रेगुलेट करना, वो उसमें रिस्क हो सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनियां क्या इस तरह से वेल इक्विप्ड होंगी और कि वो कर पाएँ? कोई ऐसा तो नहीं है कि वो उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट ना कर सकें। अच्छा, प्रॉफिट सेक्टर का एक मसला ये भी होता है कि जब आपने प्रॉफिट कमाना होता है ना, तो आप कास्ट कटिंग करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि जनाब इधर से भी 4 पैसे बच जाएँ, मुनाफा लेना है ना आपने। तो कहीं ऐसा ना हो कि उस मुनाफा लेने के चक्कर में अपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करें, कोई थोड़ा सा रिस्क ले लें। और ये वो चीज़ है जिसमें देखिए ना, ये रिस्क आप कोल पावर प्लांट में ले लेना तो इतनी बड़ी इम्प्लिकेशन नहीं है ना,
कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड आपने मीट नहीं किया तो कोई 10 वर्कर्स का नुकसान हो जाएगा, उनको लंग्स की बीमारी हो जाएगी, मतलब कोई इस तरह का, या इर्द गिर्द के माहौल में कुछ पोल्यूशन हो जाएगी, कोई अस्थमा का लोगों को मसला हो जाएगा, चूंकि आपने, और ये इंडस्ट्री तो आमतौर पर डंडी मारती है। आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी वो आपने इमिशंस के जो सिस्टम्स लगाने होते हैं, तो आप वो लगाते नहीं है, लगाते हैं तो उनको चलाते नहीं है, तो वो इमिशंस होती रहती हैं, तो वो वाटर स्ट्रीम्स में भी आप पानी छोड़ते रहते हैं अनट्रीटेड। तो ये कास्ट कटिंग में ये होता है ना, हालांकि कानून में लिखा होता है, एग्रीमेंट में लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, लेकिन अगर आप इस तरह की कोई आपका कोई कमजोरी रह गई, प्राइवेट सेक्टर ने क्या कर दिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो वहाँ पे तो बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन है ना। तो एक ये रिस्क है। अच्छा, और क्या रिस्क हो सकता है? ज़ाहिर अगर इसमें कोई और मसला होता है, अच्छा फिर ये क्या होता है कि कोई इसमें लीकेज ना हो जाए, कोई फिजाइल मटीरियल लीक हो जाए, कोई फिजाइल मटीरियल लेके तो कोई मार्केट में बेच दे, किसी टेररिस्ट को बेच दे, किसी क्रिमिनल गैंग को बेच दे, तो एक ये रिस्क हो गया। ज़ाहिर है इसका इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके रेगुलेशंस होंगे और वो स्ट्रिक्टली रेगुलेशंस एनफोर्स कर रहे होंगे, लेकिन रिस्क तो होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक ये भी हो सकता है कि इसमें अप फ्रंट कास्ट बहुत होती है और इसके लगाने में टाइम ज़्यादा लगता है। अब अगर जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी आ गए हैं जो निस्बतन जल्दी लग जाते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल पुराने वाले लगाएं तो वो तो काफ़ी देर लगती है। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को भी लगाने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगता ही है, मतलब वो भी कोई ऐसा तो नहीं है कि महीनों में हो जाते हैं, उसके लिए भी कम 1.5-2 साल तो आराम से लग जाते हैं, 2-3 साल भी लग सकते हैं। अच्छा, तो अब उसमें यह है कि टाइम ज़्यादा लगता है और कैपिटल इंटेंसिव होता है। तो इन कंपनियों के लिए रिस्क ये होगा कि अगर हमने इतनी कैपिटल इंटेंसिव वो किया है और आखिर में टैरिफ उतना ना मिले, क्योंकि मार्केट में चेंजेस भी बड़ी आ रही हैं ना, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, सोलर, बैटरीज वगैरह वगैरह, तो ये ना हो कि जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तब तक उस वक्त पता चले कि अब तो वो बाकी जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं वो इतने सस्ते हो गए हैं, तो अब इसको ख़रीदेगा कौन, तो क्या गवर्नमेंट गारंटीज देगी, ये कुछ, तो इस तरह के इश्यूज भी उसमें हैं। लेकिन दुनिया में मिसालें मौजूद हैं, अगरचे ज़्यादा नहीं हैं, कि प्राइवेट सेक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहा है। ख़ास तौर पे अमेरिका में तो जैसे ये नेक्स्ट एक्स्ट्रा एनर्जी है या ड्यूक एनर्जी है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑलरेडी चला रहे हैं। अच्छा, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया में भी चला रहे हैं। यूके में भी वो एक किनले सी है, इसी तरह से साइसवेल सी है, तो उनका कोई ना कोई रोल है। यूएई में बल्कि जो लगे हुए हैं प्लांट्स, उसमें एक वो कोरियन इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, उन्होंने वो लगाया है न्यूक्लियर पावर प्लांट, और यूएई अपनी को 25% इलेक्ट्रिसिटी तो एक्चुअली न्यूक्लियर से बना रहा है। हालांकि बज़ाहिर इंप्रेशन ये है कि ये तो ऑयल रिच मुल्क हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर से 25% अपनी डिमांड उससे मीट कर रहे हैं। तो मतलब मिसालें हैं कि जब प्राइवेट कंपनियों ने किया है, लेकिन हर एक का मॉडल फिर फ़र्क होता है। मतलब कितना काम आप प्राइवेट कंपनी को देते हैं, कितना काम हुकूमत खुद करती है। इंडिया में भी शांति बिल में ये नहीं है कि सारा कुछ उनको दे दिया जाएगा, वो जो फ्यूल वगैरह की मैनेजमेंट है वो तो वही करेंगे, स्टेट खुद करेगी। मतलब फिर वही होगा कि किस पावर प्लांट को कितना एनरिच्ड यूरेनियम और कितना किस हद तक एनरिच्ड यूरेनियम या प्लूटोनियम या थोरियम वो देना है, तो वो गवर्नमेंट ही उसको डील कर रही होगी, मतलब जो भी उसका फ्यूल होगा। ज़ाहिर है एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट तो क्रिएट करेगा रीजन के अंदर। तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह जैसे ममालिक हैं जो रीजनल नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, क्या फ्यूचर में हमें वहाँ पे भी कुछ इस तरह की प्रोग्रेस नज़र आती है? क्या ये भी मार्केट ओपन होगी? देखिए, अगर आप तो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी या सेफ्टी के एंगल से सोचें तो फिर आप कहते हैं कि ये हुकूमतें काम करती रहें, क्योंकि उसके रिस्क को आपने मिनिमाइज़ करना है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए, तो फिर इन्वेस्टमेंट तो पब्लिक सेक्टर में तो कैसे आएगी? फिर आपको यही होता है कि आपको प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करें। तो पाकिस्तान एक बहरहाल और बांग्लादेश भी, और चूँकि हमारे एक और पुश फैक्टर ये भी है ना कि हमारी डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पे। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड आपको ऑप्शंस भी देखने हैं। जैसे अभी हम इंडिया की बात कर रहे थे ना कि ये कैपिटल इंटेंसिव है और आप लगा भी लें तो आगे क्या होगा। तो इस स्टेज पे मेरे ख्याल में हमारी हुकूमतों को पाकिस्तान में तो मैंने अभी तक कोई बात सुनी नहीं है कि इस हवाले से सोच विचार हो रही हो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर सिग्निफिकेंट है, 17-18% हम न्यूक्लियर एनर्जी ऑलरेडी ग्रिड में। इंडिया तो जब वो 2047 में भी कर रहा है तो वो 10% ऑफ टोटल मिक्स कर रहा है। अगरचे उनका 10% भी ह्यूज होगा क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, और अभी भी जो उनका एनर्जी नीड भी ज़्यादा है, और जो अभी भी 3% उनका है वो हमसे डबल है। तो वो 7000 मेगावाट प्लस कर रहे हैं, हमको 3500 मेगावाट कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो कि अब इंडिया ने ये किया है तो ये सोच विचार शुरू हो जाएगी पाकिस्तान और इंडिया में भी। लेकिन एक हमारा डिसएडवांटेज ये है कि पाकिस्तान और इवन बांग्लादेश में भी कोई इंडस्ट्रियल बेस उतनी स्ट्रांग है नहीं। इन्वेस्टर क्या हमें इतने मिले? तो आप ओपन कर भी दें तो क्या हमारी इंडस्ट्रियल बेस ऐसी है कि वो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इसमें आएगा?
आ भी सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान लेकिन वो भी है, नेबरिंग इन्वायरमेंट कितना है, इवन कंट्री के अंदर अगर इन्वेस्टर आता भी है तो क्या कितनी सपोर्ट मिलती है उसको, तो ये जो इंडिया में बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स मौजूद हैं ना, तो उन्होंने अपनी अगर टोटल पोर्टफोलियो में से, ये प्रॉफिट में से अगर 10% इधर इन्वेस्ट कर लिया और रिस्क ले भी लिया, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ निस्बतन जो कि इंडस्ट्री भी छोटी है और हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल बेस उतनी बड़ी नहीं है, तो हमारी हुकूमत अगर ये करे भी तो क्या वो रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि आप खोल दें, मतलब इंडिया ने तो वो 49% की लिमिट लगाई है ना, कि 49% की FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें आ सकती है। पाकिस्तान में तो जो बाकी सेक्टर्स में तो हमने खोला हुआ है, इधर तो मतलब आके 100% इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। तो हमारे पास ये जो है ना को फाइनेंसिंग वाले ये लिमिट करना कि किसी इंडस्ट्री में, तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसमें उतनी उस तरह की स्ट्रिक्ट लिमिट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई खास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ भी नहीं रही है। लेकिन हमारी हुकूमत की कोशिश तो है ना कि उसमें आए, तो दिस कैन बी वन सेक्टर की जिसमें, लेकिन वो ज़ाहिर है अभी क्यों आएगी आज के दिन में, जब इकॉनमी में ग्रोथ भी नहीं है और एनर्जी ऑलरेडी सरप्लस है। ये तो एक फॉरवर्ड लुकिंग हो सकता है कि हमारी हुकूमत इस पर काम करना शुरू करे, तैयारी करना शुरू करे, और लेट्स से अगले 2-3 साल में अगर इकॉनमी में एक अच्छी ग्रोथ आ जाती है, और फिर हमारी असेसमेंट ये होती है कि लेट्स से 3 सालों बाद हमें बिजली की शॉर्टेज हो जाएगी और हमें मज़ीद ज़रूरत है, तो फिर आपको ये देखना होगा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, और ऑप्शन में सेफ़ ऑप्शन और रिन्यूएबल ऑप्शन की प्रायोरिटी होनी चाहिए। मतलब अगर वो रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी ऑप्शंस की प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो अगर वो सोलर से, विंड से, उससे ये मसला हल होता है, शायद तब तक बैटरी सॉल्यूशंस भी बड़े पैमाने पे आ चुके होंगे और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि मार्केट उस हवाले से कहाँ खड़ी है, क्योंकि हमारा तो ह्यूज पोटेंशियल है ना सोलर का और फिर विंड का भी है। तो अगर बैटरी सॉल्यूशंस और उसके साथ वो वायबल हो जाते हैं तो फिर शायद इस तरफ जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन अगर लगता है कि ये वो काफ़ी नहीं होंगे, तो फिर ये एक रिन्यूएबल तो नहीं लेकिन क्लीन ऑप्शन हो सकता है, और उस सूरत में फिर पाकिस्तान इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अभी तो आपको पता है 3500 मेगावाट की कैपेसिटी ऑलरेडी है, और एक और पावर प्लांट लगाया जा रहा है जो शायद 1000 मेगावाट से ज़्यादा है, 1200 या कुछ, तो वो भी ऑनलाइन आ ही जाएगा। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में इस तरफ रुझान हो सकता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब फॉर डिस्कसिंग दिस इशू। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, और इस उम्मीद के साथ कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस करती हैं वो ज़ाहिर है उसके रिस्क को सोचते हुए फ्यूचर प्लानिंग के साथ ही करती हैं। तो ये खुशाइन बात होगी इंडिया के लिए, और एक एग्जांपल भी होगी बाकी कंट्रीज़ के लिए कि अगर ये सक्सेसफुल मॉडल होता है तो शायद बाकी ममालिक भी उससे कुछ लर्न कर सकें। आपकी भी अगर कोई राय हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल, और ताकि हमें एक एनर्जी मिलती रहे बहुत सारे उन इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए जो आवाम की फलाह से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।